नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो वीडियो हमने देखे थे और बुक के अंदर जो प्रश्न टिक करे थे उन प्रश्नों के हल अब इन वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 के आगे के प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के हल देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो हमारे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं। और इसमें जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने टिक करे हैं, उसमें अगला प्रश्न आता है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न हमारा है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 867 और 255 इसका HCF निकालना है। और हम HCF निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी ये बोलती है कि सबसे पहले तो आपको जो है 867 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, उसके बाद 255 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका HCF जो है किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, अंकों का योग देख लेते हैं हम, क्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 8 और 6 14 और 7 21 हो रहा है, अर्थात 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 9 27। अब 2 और 8 10 और 9 19। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब ये सीधे जो है हमारा 17 से विभाजित होगा, कि 17 17 जो है 289 होता है और 17 एकम 17। इस प्रकार हमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो 3 गुना 17 गुना 17 प्राप्त हुए हैं। 255 के अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो विषम है, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करने के लिए हम इनको जोड़ते हैं, 2 और 5 7 और 5 12, अर्थात 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। अब 8 और 5 13 हो रहा है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन इकाई पर 5 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 चूँकि अभाज्य संख्या इसलिए 17 एकम 17। तो यहाँ पर जो है 3 5 और 17 इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। अब इन दोनों का क्या करना है, अपने को HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए बताया गया था कि जितने हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं वो हमें लेना है। जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात हम करेंगे, जो कॉमन है उन्हीं को हमें लेना है। यहाँ पर कॉमन है एक तो 3 वाला जोड़ा और एक जो है 17, इसलिए इसका जो HCF हमें मिल जाएगा वो 51 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये 2 अंक के अंदर जो है पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रश्न है ये सप्लीमेंट्री 2020 के अंदर पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया है 2019 में। और जो MP बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक जारी करी है, MP बोर्ड ने जारी नहीं की है, अभी लोक शिक्षण ने जारी की है, लोक शिक्षण ने जारी की है, उसकी प्रश्न बैंक के अंदर भी जो है इस प्रश्न को लिया गया है। तो इसकी संभावना जो है इस वर्ष के लिए बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले 96 और 404 का अपने को क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और ये जो प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 12 पर दिया गया है गणित की बुक के अंदर। तो सबसे पहले तो 96 और 404 इन दोनों के अपने को क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड चूँकि सम संख्या है 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 2 से भाग गया, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग गया 12, फिर 2 से भाग गया 6, फिर 2 से भाग गया 3 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमें 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 मिला है, 2 3 4 5 और गुना 3। ये इसके जो है क्या मिल गए अपने को, अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड और निकाल लेते हैं अपन।
तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। कैसे होती है बताता हूँ मैं आपको। 2 से हमने भाग दिया, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग गया 1 0 1। कभी कभी हम क्या करते हैं कि 404 को हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पर 22 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 11 आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहीं से हमारा सवाल भी जो गलत हो जाता है, इसलिए इसकी संभावना जो ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको भाग देना है वो सही आना चाहिए। अब 101 क्या है? मेरे हिसाब से 101 जो है वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, इसलिए हम 101 जो है किसी के पहाड़ी में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 2 और 101। तो इनका जो है हम क्या निकालना है अपने को, अगर HCF ज्ञात करना है तो जो 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हमारे 404 और 96 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? सबसे पहले तो ये 2 है, दूसरा ये वाला 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि इस कॉमन जोड़े के लिए हमने 2 को एक बार लिखा और ये कॉमन जोड़े के लिए फिर 2 को हमने एक बार लिखा। तो इनका जो HCF वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो 96 और 404 का HCF, उसमें से ऑप्शन में से अपने को सिलेक्ट करना रहता है कि इनका HCF क्या होगा। दूसरा, इनका LCM ज्ञात करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो आपका कौन सा हो जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर LCM ज्ञात करना है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि जो कॉमन है उनको तो लिखना ही है आपको। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। इसके अलावा जो बच रहा है मतलब यहाँ पर अब कोई भी कॉमन जो है नहीं है, यहाँ पर जो बच रहा है वो 2 2 2 और 3, 2 2 2 और 3, अर्थात इन सब का जो गुणा अपना कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। और एक और क्या बच रहा है? यहाँ से 101 बच रहा है। तो इनका जो LCM अपने को मिलेगा वो 101 में 96 से हम गुणा करा दें तो 9696 जो है अपने को 9696 इसका LCM अपने को प्राप्त होगा। दूसरा तरीका क्या है LCM निकालने का कि हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणा जो है इनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका LCM ज्ञात करना है। तो HCF को हम उधर लेकर के चले जाएंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में कितना आ जाएगा? HCF हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? 96 है और दूसरी संख्या कौन सी है? 404। और HCF हमको कितना मिला है यहाँ पर? इसका मान हम रख देंगे 4। 4 से हम इसको काट देंगे तो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 101। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 96 इंटू 101। जब हम गुणा कराएंगे तो आपको जो है 9696 इसका LCM जो है प्राप्त हो जाएगा, जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है। और ये सूत्र भी हम जो है हमें याद रखना पड़ेगा कि 2 संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये कभी कभी जो सत्य असत्य और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इसको पूछा जाता है। चलिए, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसको 2 तरीके से पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक पूछेंगे तो 2 नंबर का, केवल LCM ज्ञात करना पूछ लेंगे तो 2 नंबर का, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो ये प्रश्न जो है कितने नंबर का बन जाएगा? 4 नंबर का प्रश्न जो है हमारा बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें अपने को दिया गया है कि 306 और 657 ये 2 संख्याएं हैं, इनका HCF 9 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें दिया क्या है। ये अपने को लिखता जो है आना चाहिए हर प्रश्न के अंदर कि अपने को क्या दिया है। जो दिया गया है वो ये कि 2 संख्याएं 306 और 657, इनका HCF किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इनका LCM। किस किस का LCM? दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने सूत्र देखा है कि 2 संख्याओं का LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपने पास में जो है इनका HCF जो है वो दे रखा है 9 के बराबर। तो यहाँ पर हम जो HCF का मान है वो तो लिख देते हैं 9। पहली संख्या कितनी है हमारी? ये हमारी फर्स्ट नंबर है 306 और दूसरी संख्या कितनी है?
657 के बराबर है। जब इस 9 को हम इधर लेकर के आएंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम बराबर, और 9 इधर गुणा में है, जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये चला जाएगा कहाँ पर, भाग में। तो अब इस 9 से हम जो है काटेंगे इसको, तो 3 से हम पहले काट दें, 3 3 9, यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 3 से शायद 697 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 नम 27। जब हम इन दोनों का गुणा करवाते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलेगा 22,338। तो इन दोनों का जो एलसीएम है किसका, जो हमारा आंसर भी लिखना आप सीख लीजिए किस तरीके से हम आंसर लिखेंगे कि एलसीएम पूछा गया है आपको किसका, 306 और 657 का। तो हमें आंसर कितना मिला, 22,338 इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। चलिए इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारी प्रश्नावली जो है कौन सी है, 1.2 का ही एक प्रश्न है, ये वाला 5th क्वेश्चन है। और ये जो अभी हमने हल किया है ये जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया है 20 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इस साल के लिए। और जो लोक शिक्षण ने प्रश्न बैंक अभी जारी की है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है, और अगले प्रश्न को भी इसके अंदर शामिल कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए एक संख्या अपने को दी है 6 की घात n, क्या 6 की घात n का जब हम प्रसार करेंगे, इसकी घात से उत्तर निकालेंगे तो क्या कोई अंक हमें 0 प्राप्त होगा क्या। ठीक है, ये 6 की घात n का मतलब है कि जैसे हम 2 की घात 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं, तो इसका उत्तर कितना आता है, 4 आता है। 5 की घात 3 हमने लिख दिया तो कितना होता है, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 125 आता है। तो इस प्रकार ये बोल रहा है कि कोई भी एक प्राकृत संख्या n है। ठीक है, क्या है कि n जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या है मतलब, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं हम, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या होती है, और गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक चली जाती है। तो संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या, अर्थात जिस तरीके से हम यहाँ पर 2 की घात 2 लिख रहे हैं, 5 की घात 3 लिख रहे हैं और इसका उत्तर हमें मिल रहा है, इसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि 6 की घात n, तो 6 की घात n अर्थात जब हम n क्या करेंगे, 6 की घात n के लिए, चूँकि n प्राकृत संख्या है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 1 2 3 4 आदि जो है रखने पर, n बराबर 1 2 3 4 रखते हैं तो 6 की घात 1 बराबर अपने को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 की घात 2 बराबर कितना मिलेगा, 6 गुना 6 मतलब कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। और 6 की घात 3 मतलब कितना मिलेगा, 6 गुना 6 गुना 6 अर्थात 36 में 6 का गुणा कराएंगे तो अपने को 216 जाए, इस तरीके से अपने को प्राप्त होता जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो है, ठीक है ना, कोई भी संख्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 की घात n जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुना 3 और पूरे की घात n। अब यहाँ पर अपने पास में अभाज्य गुणनखंड कितने मिल रहे हैं, 2 गुना 3 मिल रहे हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि किसी संख्या के अंदर अगर उसका कोई भी एक अंक जो है वो कहाँ पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त हो मतलब यहाँ पर जो अपने को 0 चाहिए इकाई पर, चाहे यहाँ पर आगे के अंक कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इकाई पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो कोई भी संख्या का इकाई का अंक 0 कब आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने 50 लिखा, तो 50 का जो इकाई का अंक 0 कब आएगा, जब इसमें 10 का गुणांक होगा, ठीक है। 100 का इकाई का अंक 0 कब हुआ, कि ये भी कोई 10 का कोई गुणांक हो। यहाँ पर कोई भी संख्या लिख लीजिए, उदाहरण के लिए हमने 30 लिख दिया, तो 3 गुना 10 अर्थात किसी संख्या का अंक जो है कहाँ पर समाप्त होगा, 0 पर कब समाप्त होगा, 0 पर तब समाप्त होगा जबकि उसका क्या हो, वो संख्या जो है 10 की गुणक हो। और 10 की गुणक कब होगी, जब उसके गुणनखंड में 5 गुना 2 का कोई गुणनखंड यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी संख्या के लिए
या कोई संख्या जो है कहाँ समाप्त होगी, अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना। किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए शर्त ये है हमारी, समाप्त होने के लिए वह जो है 10 का कोई गुणक होनी चाहिए, 10 का कोई गुणक उसके अंदर होना चाहिए, अर्थात उसके गुणनखंड में, जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करने जाएं तो 2 और 5 के गुणनखंड का होना ज़रूरी है, गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 6 की घात n में 6 के जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 और 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में केवल 2 का गुणनखंड ही है हमारे पास में, 5 जो है केवल 2 गुणनखंड है, 5 नहीं है, 5 यहाँ पर जो है अनुपस्थित है, 5 जो है इसमें कोई गुणनखंड नहीं है। अतः क्या लिखेंगे कि कोई भी संख्या जिसकी जो कि कितनी हो 6 की घात n के लिए जो है 0 पर समाप्त जो है नहीं हो सकती। अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका रीज़न ये रहा कि उसमें जो है क्या होना चाहिए, 10 का गुणक होना चाहिए, और 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुना 2 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 का कोई गुणनखंड मिल जाता तो हम कहते थे कि ये जो संख्या है ये 6 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त होगी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर के अंदर इसकी पूछे जाने की जो है संभावना बनती है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर जो है आ रहा है। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर एनिमेशन में कि एक खेल मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अर्थात जब सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाएगी तो उसको कुल कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे, जबकि रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को जो है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में इसको जो है 18 मिनट लगते हैं। और रवि को जो है, रवि को एक चक्कर पूरा लगाने में यहाँ पर लगते हैं 12 मिनट का समय जो है उसको लग जाता है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही समय और चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए, दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो वापस वो जहाँ से चलना शुरू हुए हैं वापस उसी स्थान पर जो है कब आकर के जो है मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हुआ, 18 मिनट। अगर सोनिया यहाँ पर 2 चक्कर लगाती है तो उसको कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। और सोनिया अगर 3 चक्कर लगाती है, 3 चक्कर में लगा समय जो है कितना हो जाएगा उसका, 54 मिनट जो है यहाँ पर जो है उसको मिल जाएंगे। ठीक, रवि की बात करें हम तो रवि यहाँ पर जो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को 2 चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे। और रवि को 3 चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे, कुल मिलाकर के 36 मिनट यहाँ पर रवि को जो है लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोनिया 2 चक्कर लगाएगी
तब तक रवि जो है वो कितने चक्कर लगा चुका है, तब तक रवि 3 चक्कर लगा चुका है। अर्थात दोनों का समय मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सोनिया को 36 मिनट लग रहे हैं, रवि को भी 36 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये 2 चक्कर लगा रहा है, ये 3 चक्कर लगा रहा है। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी और रवि 3 चक्कर लगा लेगा, तब वापस उसी स्थान पर आकर के मिलेंगे। और ये क्या है, ये दोनों का जो है एलसीएम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। और कब मिलेंगे एक ही स्थान पर, कब मिलेंगे, ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के एलसीएम के। किस किस के एलसीएम के, एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और 12 मिनट, इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 36 मिनट जो अपने को प्राप्त हो जाएगा। अतः वे प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था आपस में, वहाँ पर वो 36 मिनट बाद जो है मिलेंगे। चलिए, इसका जो अगला प्रश्न है हमारे पास में, वो जो है उदाहरण नंबर 4 है, जो पेज नंबर 8 पर जो है दिया हुआ है। और ये प्रश्न है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 जो हैं वो बादाम की बर्फियाँ हैं, और वह इनकी ढेरिया बनाना चाहता है। ढेरिया बनाना चाहता है, उसको एक ट्रे में जमाना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक जो है काजू और बादाम की बर्फ़ी उस ट्रे के अंदर जमा लूँ, ताकि मेरे को जो है कम ट्रे जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए लगानी पड़े, अधिक से अधिक ढेर जो है उसके अंदर जम जाए। तो उसको जो है प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियाँ जो हैं रखनी पड़ेगी। तो अधिकतम की बात करी है यहाँ पर हमने, तो अधिकतम कितनी बर्फियाँ उसके अंदर रखी जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उसके पास में जो काजू की बर्फियाँ हैं वो कितनी हैं, और बादाम की जो बर्फियाँ हैं वो कितनी हैं, ये दोनों अपने को दिया हुआ है। तो काजू की जो बर्फ़ी है वो 420 हैं, और बादाम की जो बर्फ़ी है वो कितनी है, 130 बादाम की जो है बर्फ़ियाँ हैं। तो अधिकतम एक ट्रे के अंदर कितनी बर्फ़ियाँ वो जमा सके कि परात में कम से कम जो है स्थान घेरे। तो अधिकतम एक ढेर में या एक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आए जो अधिकतम की बात की जाए, तो वहाँ पर जो है क्या निकालना पड़ेगा, अपने को एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका, 420 का और 130 का। तो 420 और 130 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड से 420 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, और 130 के भी गुणनखंड हम इससे निकाल लेते हैं। 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहाँ पर अपने को 0 मिल जाएगा। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2। अब जो है यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हम 2 पंजे 10 कर देते हैं, जबकि भाग देने का नियम ये है कि जब आपने 210 में 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2 भाग चला गया, यहाँ पर जो है हमारा माइनस हो गया, 0 हो गया, और 1 यहाँ से उतरा है आपके पास में। अब यहाँ जब तक आपके पास में नंबर है तब तक आप यहाँ पर पॉइंट दशमलव नहीं लगा सकते। हमने 0 उतारा, क्योंकि 1 के अंदर भाग नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और ये 0 आपके पास में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर मिलेगा अपने को कितना मिलना चाहिए, 105 के बराबर जो है आएगा। अब हम देखते हैं कि 105 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 5 15, फिर 5 और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 7। तो जो 420 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और 130 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 2 से भाग गया तो 2 छंगे 12 और 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग गया तो 13 मिलेगा, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13। तो 130 के जो अभाज्य गुणनखंड में अपने को प्राप्त हुए हैं 2 गुना 5 गुना 13। अब इन दोनों का एचसीएफ अपने को निकालना है। तो एचसीएफ के अंदर वो जोड़े लेना है जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, अर्थात एक जोड़ा यहाँ से अपने को 2 मिल गया। फिर देखते हैं कॉमन क्या है, अगला 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 कॉमन है। इसके बाद में और कोई संख्या जो है कॉमन हमारी नहीं है, तो उसको जो अधिकतम कितने ढेर लगाने पड़ेंगे, उसको
अधिकतम 10-10 की बर्फियों के ढेर जो है लगाने पड़ेंगे, ताकि उसमें कम से कम स्थान जो है घेरें। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो ये है हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न क्रमांक जो है वो तीसरा है कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें जो है उसको मार्च करना है। उसके लिए शर्त अपने को दे रखी है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों की संख्या वाले स्तंभों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और एक 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड है। तो सेना के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 616, और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या जो है हमारे पास में वो कितनी है? 32 है। तो अधिकतम कितने स्तंभों की संख्या होगी? तो अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें उन्हें मार्च करना है, अधिकतम स्तंभ कितनी लाइनें जो है कॉलम बनेंगे स्तंभों की संख्या, वो होगा इन दोनों के HCF के बराबर। किस किस का HCF? 616 और 32 के HCF के बराबर होगा। तो 616 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं और 32 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 616 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ पर भाग नहीं जाता, उसके लिए 0 मिल जाएगा, और 2 8 16, 308, 2 एकम 2, 2 5 10, और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 2 चौके 8, फिर 2 7 14 और 2 7 14, फिर 7, तो यहाँ पर 11 और 11 एकम 11, और 32 के गुणनखंड तो हम जानते ही हैं, ठीक है। 32 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 5 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 616 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं कितने? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11, और 32 के जो गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इन दोनों का जो HCF हम निकाल रहे हैं, तो जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन है? ये दोनों हैं, तो इसके लिए एक बार 2 आ गया, ये 2 फिर कॉमन है तो इसके लिए भी हमने 2 लिख दिया, और ये 2 भी कॉमन है तो इसके लिए हमने 2 लिख दिया। बाकी का कोई भी उपनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कितना कि 8 की जो है उनको स्तंभ में मार्च करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है वो बराबर होंगे। तो इस वीडियो में हमने जो प्रश्न देखे हैं, इनमें से अधिकतर जो प्रश्न हैं वो 4 नंबर के अंदर आने की संभावना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट बचा हुआ है अपरिमेय संख्याओं का। तो उसमें अगले वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको हल करने का प्रयास भी करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।